हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम सेतु। मैं हूं राजीव मौर्य। दोस्तों, भारत का प्राचीन इतिहास जो कि रामचरण शर्मा के द्वारा लिखी गई ओल्ड एनसीईआरटी हिंदी मीडियम की बुक है। इस बुक को हम लोग लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग हड़प्पा संस्कृति का पार्ट 2 तक देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा संस्कृति में और आगे इसका पार्ट 3। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं माप तौल के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरह का माप तौल यूज करते थे। कह रहे कि लिपि का ज्ञान हो जाने से निजी संपत्ति का लेखा जोखा रखना आसान हो गया। सिंधु क्षेत्र के नगरवासियों को व्यापार और अन्य आदान प्रदानों में माप तौल की आवश्यकता हुई और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया। तो देखिए, कोई भी चीज़ आदान प्रदान करने के लिए माप तौल की ज़रूरत होती है। किसी वस्तु को आप खरीद रहे हैं तब भी जो है उसको किसी एक निश्चित अमाउंट में खरीदते हैं तो माप तौल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए वही कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को माप तौल की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने उसका उपयोग भी किया। आगे समझते हैं। बाट के रूप में वृहत बहुत सी वस्तुएं पाई गई। उसने प्रकट होता है उससे, यहाँ होगा उससे प्रकट होता है कि तौल में 16 या उसके आवर्तकों यानी 16 के गुणज 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64, 160, 320 और 6401। दिलचस्प बात यह है कि 16 के अनुपात की यह परंपरा भारत में आधुनिक काल तक चलती रही। हाल तक 1 रुपये 16 आने का होता था। तो देखिए, पहले के जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका माप तौल कैसे था, 16 के गुणज में था। मतलब 16, 64, 160 इस तरह से 16 के गुणज में था। तो वही कह रहे हैं कि आज भी देखिए, जो 1 रुपये पहले हुआ करता था, 1 रुपये वो होता था 16 आना के बराबर हुआ करता था। तो 16 आना अब भी 16 के ही गुणज में चल रहा है, 1 रुपये 16 आना। तो वही कह रहे हैं कि पहले की तरह आज भी इसका यूज होता था। फिर आगे कह रहा है कि हड़प्पाई लोग मापना भी जानते थे। ऐसे डंडे पाए गए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए थे, मतलब स्केल टाइप का कह सकते हैं आप, स्केल पाया गया लगे हुए हैं। इनमें एक डंडा कांसे का भी है। तो कांसे का ऐसा डंडा पाया गया, उस पर क्या हुआ कि निशान बने हुए थे। जिस तरह से स्केल में बने हुए रहते हैं निशान, उस तरह से निशान बने हुए थे। तो वही कह रहे हैं कि ऐसे डंडे पाए गए हैं जिन पर माप के निशान बने हुए थे, उससे मापा जाता था। आगे समझते हैं। आगे है मृदभांड। तो किस टाइप का मृदभांड यूज करते थे उसको समझते हैं। हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में बड़े कुशल थे। उनके अनेक बर्तनों पर विभिन्न रंगों की चित्रकारी देखने को मिलती है। हड़प्पा भांडों पर आमतौर से वृत्त या वृक्ष की आकृतियाँ मिलती हैं। कुछ ठीकरों पर मनुष्य की आकृतियाँ भी दिखाई देती है। तो देखिए, वे ऐसे मृदभांड यूज करते थे जिस पे क्या होता था, वृत्त या वृक्ष के आकृति बने रहते थे, मतलब चित्र बने हुए रहते थे। तो मनुष्य की आकृतियाँ भी बनी रहती थी और वृत्त और वृक्ष की भी आकृतियाँ बनी रहती थी। फिर आगे समझते हैं। आगे है मुहरे, जिसको सील भी कहते हैं, सीले या मुहरे। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोच्चतम कलाकृतियाँ हैं उसकी मुहरे। अब तक लगभग 2000 सीलें प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकांश सीलों पर लघुलेखा के साथ साथ एक सिंगी जानवर, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृतियाँ उकेरी हुई है। मतलब उभार के बना हुआ जो आकृति रहता है उसको कह रहा उकेरी हुई है। तो कितना, 2000 से अधिक सीलें प्राप्त हुई हैं जिस पे क्या रहते थे, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृतियाँ इस तरह से उभरी हुई रहती थी। ये देखिए, एक मुहर ये भी है, इस पे एक सांड बना हुआ है, बैल बना हुआ है। तो इस तरह के मुहर हड़प्पा संस्कृति में बहुत दिखे जाते थे और उस पे क्या रहते थे, लिखे हुए रहते थे कुछ इस तरह से। उनकी जो अपनी लिपि रहती थी उस लिपि में लिखे हुए रहते थे। आगे समझते हैं। अगला है प्रतिमाएं। हड़प्पाई शिल्पी धातु की खूबसूरत मूर्तियां बनाते थे। कांसे की नर्तकी उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। पूरी मूर्ति गले में पड़े हार के अलावा एकदम नग्न है। यानी जो कांसे की मूर्ति मिली है एक नर्तकी की,
उसके बारे में कह रहे हैं कि गले में केवल एक हार पड़ा हुआ है, उसके बाद वो पूरा नग्न है। कुछ हड़प्पाई प्रस्तर प्रतिमाएं मिली हैं। सेल खड़ी की एक मूर्ति के बाएं कंधे तथा दाएं हाथ के नीचे अलंकृत वस्त्र है और सिर के पीछे उसके बालों की छोटी लटें बनी हुई पट्टिका द्वारा संवारी गई है। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि हड़प्पाई लोग जो है वो खूबसूरत मूर्तियाँ बनाते थे। और नर्तकी की जो मूर्ति बनाए हैं वो किस तरह से है, केवल हार पहने हुए और पूरे नग्न है। और उसके बाद कह रहा है कि सेल खड़ी की एक मूर्ति के बाएं कंधे तथा दाएं हाथ के नीचे अलंकृत वस्त्र है और सिर के पीछे उसके बाल छोटी लटें बनी हुई हैं और पट्टिका द्वारा संवारी हुई है। जो बाल है वो कंघी की हुई है। अगला है मृण मूर्तिकाएँ। सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्तिकाएँ जो टेराकोटा कहलाती है। तो मिट्टी की बनी मूर्ति को क्या कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं, मिली है। इनका प्रयोग या तो खिलौने के रूप में या पूज्य प्रतिमाओं के रूप में होता था। इनमें पक्षी, कुत्ते, भेड़, गाय, बैल और बंदर की प्रकृतियां भी मिलती है। ये देखिए एक मूर्ति है, ये किसकी है, मिट्टी की है, पकी हुई मिट्टी की मूर्ति है। एक औरत है, उसके साथ उसकी एक छोटी सी बच्ची है। तो कितना बढ़िया देखिए, सुंदर मूर्ति तब के समय का है। ये मूर्ति जो है ये हड़प्पा संस्कृति के टाइम का है। तो जो मूर्तियाँ रहती या तो खिलौने के लिए या तो फिर पूज्य प्रतिमाओं के लिए यूज होती थी। और किस थे, पक्षी, कुत्ते, भेड़, गाय, बैल, इस टाइप की मूर्तियाँ मिलती थी। आगे समझते हैं। पुरुषों और स्त्रियों की प्रतिकृतियाँ भी मिली हैं, जिनमें पुरुषों से स्त्रियों की संख्या अधिक है। जहाँ मुहरे और प्रतिमाएं मंजी दक्षता के साथ बनाई गई हैं। मंजी दक्षता मतलब अच्छी तरीके से, बहुत इफिशिएंट तरीके से बनाई गई है, मतलब बहुत सफाई से कह सकते हैं कि बहुत सफाई से बनाई गई है। वहीं ये मृण मूर्तियाँ बहुत ही सरल कलाकृतियाँ हैं, बहुत ही आसान तरीके से ये बनाई गई हैं। तो किसकी देखिए, पुरुषों की मूर्तियाँ मिली हैं, पुरुषों और स्त्रियों की मिली है, लेकिन स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है पुरुषों की अपेक्षा। इन दोनों कोटियों के शिल्पों के बीच जो अंतर है वह इनका इस्तेमाल करने वाले वर्गों के बीच अंतर का सूचक है। तो वही कह रहा है कि जो मूर्तियों की कोटियाँ हैं, जो उनकी श्रेणियाँ हैं, उनके शिल्पों के बीच जो अंतर है तो उनके वर्गों के बीच का अंतर का सूचक है। किसको, जो इनका इस्तेमाल करते थे। तो अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग टाइप के मूर्ति यूज करते थे। आगे समझते हैं। प्रथम कोटि की कलाकृतियों का उपयोग उच्च वर्ग के लोगों में होता था और द्वितीय कोटि का जन सामान्य में प्रस्तर शिल्प में हड़प्पा संस्कृति पिछड़ी हुई थी। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह यहाँ हम कोई महान प्रस्तर प्रतिमा नहीं पाते। देखिए, जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की वहाँ पे जो है प्रतिमाएं, काफ़ी ऊंची ऊंची प्रतिमाएं बहुत सारी बनी हुई थी, लेकिन इस तरह से हम लोग सिंधु घाटी में नहीं देखते हैं। बस क्या है कि कुछ छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं। और उसके बाद देखिए, जो प्रथम कोटि की कलाकृतियां होती थी उसका उपयोग उच्च वर्ग के लोग करते थे और जो द्वितीय कोटि के रहता था उसका सामान्य लोग करते थे। आगे समझते हैं। आगे है उद्भव, उत्थान और अवसान, इसके बारे में समझते हैं। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पे 2550 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा है। तो देखिए, जो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति था वो 2550 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो मोटा मोटी दे देता है 2500 से लेके 1900 तक हड़प्पा, जो परिपक्व हड़प्पा का काल है वो। फिर देखिए, लगता है अपने अस्तित्व की पूरी अवधि भर यह संस्कृति एक ही प्रकार के औजारों, हथियारों और घरों का प्रयोग करती रही। सारे जीवन पद्धति में एक रूपता बनी रही। तो देखिए, इनका जो इस समय का काल बताया जा रहा है, जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का काल है 2550 से लेकर 1900, इसके बीच में देखा गया कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। लगभग एक ही प्रकार के औजार, हथियार और घर प्रयोग करते रहे वो लोग। तो इसीलिए कह रहा है कि उनका सारा जीवन एक रूपता बनी रही, मतलब एक समान ही रहा, बहुत ज़्यादा वो लोग परिवर्तित नहीं हुए। वही नगर योजना, वही मुहरे और वही मृण मूर्तिकाएँ दिखाई दे रहे हैं।
तो देखिए कहने का मतलब ये है कि कह रहे हैं कि हड़प्पा संस्कृति जो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति थी वो 2550 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच रही। और इस समय में वो लोग ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। जो औजार हथियार और घर यूज करते थे वही पूरे टाइम वो लोग उसी टाइप का यूज करते रहे, उसी टाइप का घर और औजार बनाते रहें। और उसी तरह की नगर योजना बनी रही, वही मुहरें रही और उसी तरह की मरण मूर्तियाँ भी दिखाई देती हैं। आगे समझते हैं। लेकिन इस अपरिवर्तनीयता पर बहुत अधिक जोर देना ठीक नहीं होगा। हमें मोहनजोदाड़ो की मृदभांड कला में समय समय पर परिवर्तन भी दिखाई देते। तो देखिए बहुत ज़्यादा तो वो लोग परिवर्तित नहीं हुए, लेकिन कह सकते एकदम से नहीं कह सकते, क्योंकि बीच बीच में देखिए जो मोहनजोदाड़ो के मृदभांड थे उसमें परिवर्तन दिखाई दिए। तो कुछ न कुछ उनके अंदर चेंजेस आते रहेंगे, इसीलिए वो लोग क्या है मृदभांड उनका चेंज होता गया मोहनजोदाड़ो में। फिर आगे है ईसा पूर्व 19वीं सदी में आकर इस संस्कृति के दो महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लुप्त हो गए। देखिए 19वीं सदी में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लुप्त हो गए, लेकिन अन्य स्थानों में हड़प्पा संस्कृतियाँ धीरे धीरे क्षीण हुई और क्षीण होते होते भी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अपने सीमांत क्षेत्रों में लंबे समय तक जीवित रही। तो सबसे पहले कौन से दो नगर लुप्त हुए थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। 19वीं सदी में ही ये दोनों लुप्त हो गए थे। और देखिए और आगे कह रहा है कि जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ये सब धीरे धीरे क्या हुए अपने सीमांत क्षेत्र में लंबे समय तक जीवित रहे, उसके बाद ये धीरे धीरे समाप्त हुए। फिर आगे समझते हैं। आगे कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति का उद्भव जानना जितना कठिन है उतना ही कठिन उसका अंत जानना है। कई हड़प्पा पूर्व बस्तियों के अवशेष पाकिस्तान के निचले सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में तथा राजस्थान के कालीबंगा में मिले हैं। देखिए कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानना बहुत कठिन है, उसका चाहे उद्भव हो चाहे उसका अंत हो। जितना उद्भव कठिन है जानना उतना ही उसका अंत भी कठिन है जानना। हड़प्पा संस्कृति स्टार्ट होने से जस्ट पहले की कुछ बस्तियाँ के अवशेष पाकिस्तान के निचले सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में तथा राजस्थान के कालीबंगा में मिले हैं। तो ये हड़प्पा पूर्व जो बस्तियाँ मिली हैं। उसके बाद कह रहा है कि हड़प्पा पूर्व किसान उत्तर गुजरात के नागवाड़ा में भी रहते थे। तो हड़प्पा पूर्व किसान यानी हड़प्पा से पहले जो किसान रहते थे वो लोग कहाँ रहते थे? गुजरात और नागवाड़ा में भी रहते थे। उसके बाद कह रहा है कि परंतु किस तरह इन देसी बस्तियों, देखिए देसी बस्तियाँ कहने का मतलब है कि जो हड़प्पा पूर्व किसान थे चाहे वो पाकिस्तान, बलूचिस्तान या राजस्थान के हो या फिर गुजरात वाले इलाके के हो, उसके बारे में बात हो रहा कि किस तरह से इन देसी बस्तियों से परिपक्व हड़प्पा संस्कृति उद्भूत हुई, यह बात स्पष्ट नहीं है। ना ही हमें इस बात की कोई स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि इस उपमहादेश के हड़प्पाई नगरों के पनपने में किसी बाहरी प्रभाव का हाथ था। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हड़प्पाई संस्कृति जो है वो नगरी इसलिए बने कि बाहरी कोई सपोर्ट मिला या फिर बाहरी सभ्यता को देख के बने, ऐसा कोई जो है साक्ष्य नहीं मिला है। हाँ, लेकिन इस तरह से बात हो रही कि जो किसान लोग थे वही आगे चल के क्या हुए हड़प्पा संस्कृति की नींव रखें और उन्हीं लोग से डेवलप होके हड़प्पा संस्कृति बनी। फिर आगे कह रहा कि हो सकता है कि हड़प्पा की शहरी संस्कृति के विकास मेसोपोटामिया के नगरों से कुछ प्रेरणा मिली हो। तो देखिए मेसोपोटामिया भी नगरीय सभ्यता थी, तो कह रहा उनसे हो सके कुछ प्रेरणा मिली हो किनको? हड़प्पा संस्कृति की जो शहरी संस्कृति थी उसके विकास में। उसके बाद फिर कह रहा कि परंतु हड़प्पा संस्कृति देसी ढंग की थी, इस बात में कोई शंका नहीं। तो हड़प्पा संस्कृति जो थी वो थोड़ा देसी ढंग की थी। उसके बाद कह रहा कि इसमें कई ऐसे तत्व हैं जो इसे पश्चिमी एशिया की समकालीन संस्कृतियों से पृथक करती है। तो ऐसे कई तत्व हैं जिससे ये होता है कि ये पश्चिमी एशिया से बिल्कुल अलग थी। उसके बाद कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के नगरों की योजना जाल पद्धति की है। देखिए जाल पद्धति का मतलब जो मेश टाइप का है, जैसे जाल होता है इस तरह से, तो बहुत सुव्यवस्थित ढंग से देखने से लगता है उनका। इस तरह से सड़कें रहेंगी, बीच बीच में फिर घर रहेगा, फिर सड़कें रहेंगी, इस तरह से जाल पद्धति के हैं। इसमें सड़कों, नालियों और मलकुंडों की अच्छी व्यवस्था थी। तो देखिए सड़क और नालियाँ भी अच्छी थी, मलकुंड यानी जो अवशेष होते हैं बाथरूम वगैरह को, उसके लिए अच्छी व्यवस्था थी। आगे समझते हैं। फिर आगे देखिए दूसरी ओर मेसोपोटामिया के नगरों में
बेतरतीब बढ़ते जाने की प्रवृत्ति देखी जाती है। मतलब वो लोग देखिए, उनका जो जैसे अगर वो विकास कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो ये नहीं कि एक सीरियल वाइज बनाए, वो जिधर मन तिधर बनाना शुरू कर देते थे। तो बेतरतीब का मतलब यही, बिना तरीके से बढ़ते जाने की प्रवृत्ति देखी गई। उसके बाद कह रहे हैं कि हड़प्पा संस्कृति के सभी नगरों में सभी मकान आयताकार हैं, जिनमें पक्का स्नान घर और सीढ़ीदार कुआं संलग्न है। तो जो हड़प्पा संस्कृति के सभी मकान कैसे थे, वो आयताकार थे और सब में क्या है, पक्के स्नानागार थे और सीढ़ीदार कुआं था। उसके बाद कह रहा है कि पश्चिम एशिया के नगरों में इस तरह की नगर योजना नहीं पाई गई। तो पश्चिम एशियाई जो नगर योजना थी इस तरह की नहीं थी। आगे समझते हैं। संभवतः कीट द्वीप के नोसस नगर को छोड़ प्राचीन युग के किसी भी अन्य नगर में जल निकास का ऐसा उत्तम प्रबंध नहीं देखा गया। कैसा? जैसा हड़प्पा संस्कृति का था। लेकिन किसकी बात कर रहा कि कीट द्वीप के नोसस, वहाँ की जो सभ्यता थी वो भी बहुत अच्छी नगर योजना थी। तो उसको छोड़ के और कहीं भी इस तरह का जल निकास का ऐसा उत्तम प्रबंध नहीं देखा गया। यानी देखिए, जल निकास का जो उत्तम प्रबंध था वो कहाँ पे भी था? कीट द्वीप के नोसास में। उसके बाद आगे देखते हैं। हड़प्पाई लोगों ने पकी ईंटों के इस्तेमाल में जिस कौशल का परिचय दिया है वैसा पश्चिम एशिया वाले नहीं दे पाए। यानी पकी ईंटों का यूज पश्चिम एशिया वाले उस तरह से नहीं कर पाए जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किए हैं। फिर आगे है, हड़प्पाइयों के मृदभांड और उनकी मुहरें अपने खास ढंग की है और इन पर अंकित पशुमंडल स्थानीय है। वहाँ के स्थानीय का मतलब है कि वे सारे पशु जो थे इसमें छपे थे वो वहाँ पे थे उस समय। आगे सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी एक खास लिपि बनाई जिसका मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि से कोई साम्य नहीं है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता वालों की जो लिपि थी वो मेसोपोटामिया की लिपि से नहीं मैच खाती है, नहीं मिलती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है आपसे कि मेसोपोटामिया और मिस्र की लिपियाँ सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती थी या नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं मैच करती थी, यानी नहीं मिलती थी। उसके बाद कह रहा है कि यद्यपि हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन संस्कृति थी, तथापि इसमें कांसे का सीमित उपयोग हुआ है और ज़्यादातर पत्थर के औजार ही चलते थे। देखिए, कांस्य युगीन है क्योंकि कांसा यूज होता था, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं यूज होता था। इसका कारण ये है कि उनके पास न तो टिन उपलब्ध था और ना ही कॉपर उपलब्ध था, यानी ना तो तांबा उपलब्ध था और ना ही टिन उपलब्ध था। तो इसलिए कांसा बहुत उनके पास सीमित मात्रा में ही था। उसके बाद आगे कह रहा कि अंत में हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र जितना विशाल था उतना विशाल और किसी भी समकालीन संस्कृति का नहीं था। यानी एरिया वाइज भी ये सबसे बड़ा था अपने समकालीन में। आगे समझते हैं। हड़प्पा नगर की संरचना 5 किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है और इस तरह कांस्य युग में अपने ढंग की बृहत्तम संरचनाओं में आता है। तो हड़प्पा के बारे में कह रहा है, जो हड़प्पा है वो 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और उस समय के हिसाब से ये सबसे बड़ा संरचना था। फिर अभी तक हड़प्पा जैसा नगर विस्तार अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिला है। हड़प्पा जैसा विस्तार और कहीं भी अब तक देखने को नहीं मिला है। मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताएं तो 1900 ईसा पूर्व के बाद भी टिकी रहीं, लेकिन हड़प्पा की नगरीय संस्कृति लगभग उसी समय लुप्त हो गई। इसके बहुत से कारण बताए जाते हैं, कारण आगे हम समझेंगे, लेकिन पहले ये क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि देखिए, मेसोपोटामिया की जो संस्कृति थी वो 1900 ईसा पूर्व के बाद तक रही, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 1900 तक आते आते क्या हो गई? लुप्त हो गई। और देखिए उसके बारे में आगे बता रहा है, समझते हैं। आगे कह रहा है कि कहा जाता है कि सिंधु क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 3000 ईसा पूर्व के आसपास तनिक सी बढ़ी और फिर ईसा पूर्व की दूसरी सहस्राब्दी के आरंभ भाग में कम हो गई। सहस्राब्दी का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर कह रहे हैं कि दूसरी सहस्राब्दी, इसका मतलब है कि 2000 ईसा पूर्व का काल। तो उसके आरंभ में क्या हुआ कि वर्षा फिर कम हो गई। 3000 ईसा पूर्व के आसपास तो बढ़ी थी थोड़ी सी, लेकिन फिर 2000 ईसा पूर्व के में वर्षा फिर थोड़ी सी कम हो गई। उसके बाद कह रहा है कि इससे खेती और पशुपालन पर बुरा असर पड़ा। कुछ लोगों का मत है कि पड़ोस के रेगिस्तान के फैलने से मिट्टी में
लवणता बढ़ गई और उर्वरता घटती गई। इसी से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। देखिए, सिंधु सभ्यता के पतन होने का कारण क्या बता रहे हैं कि खेती ठीक से नहीं हो पा रही थी। किसके वजह से? उर्वरता घटती गई और लवणता बढ़ती गई। इससे क्या हुआ कि खेत जो है वो उपजाऊ लायक नहीं रह गया। तो इसीलिए पशुपालन पे और कृषि पे बहुत बुरा असर पड़ा। फिर देखिए, कह रहा कि रेगिस्तान के फैलने से, तो रेगिस्तान के फैलने से भी क्या हुआ, मिट्टी लवणता बढ़ गई। कहाँ की? जो राजस्थान के रेगिस्तान है उसके आसपास वाले इलाके की बात कर रहे हैं। फिर आगे समझते हैं। फिर आगे है, दूसरा मत यह है कि ज़मीन धंस गई या ऊपर उठ गई, जिससे इसमें बाढ़ का पानी जमा हो गया। भूकंप के कारण सिंधु नदी की धारा बदल गई, जिसके फलस्वरूप मोहनजोदाड़ो का पृष्ठ प्रदेश वीरान हो गया। अब देखिए, या तो कह रहे कि ज़मीन धंस गई या ऊपर उठ गई, जिसके क्या होगा कि बाढ़ का पानी जमा हो गया, या फिर कह रहा कि भूकंप के कारण सिंधु नदी की धारा बदल गई, जिससे मोहनजोदाड़ो का पृष्ठ प्रदेश वीरान हो गया। तो मोहनजोदाड़ो के बारे में क्या कह रहा है कि यहाँ पे नदियाँ जो थी, सिंधु नदी थी, वो अपनी धारा बदल दी, बाढ़ आ गई होगी, तो लोगों का जीवन वहाँ तहस नहस हो गया होगा। आगे फिर कहते, यह भी मत है कि हड़प्पा संस्कृति को आर्यों ने नष्ट किया, पर इसका साक्ष्य बहुत कम है। तो ये भी माना जाता है कि हो सकता है कि आर्य लोग आके हड़प्पा संस्कृति को समाप्त कर दिए हों, लेकिन इसके साक्ष्य बहुत कम है। फिर कह रहा कि कांस्य युग की इस विशालतम सांस्कृतिक सत्ता के विघटन के क्या क्या परिणाम हुए हैं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। तो ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ कि जो विशालतम संस्कृति थी उसका क्या रिजल्ट निकला। आगे समझते हैं। हम नहीं जानते हैं कि क्या नगर के उजड़ जाने से वणिक और शिल्पी लोग देहात की ओर चले गए और वहाँ हड़प्पा तकनीकी कौशल को फैलाया, हड़प्पा के तकनीकी कौशल को फैलाया। तो ये भी हो सकता है कि जो वहाँ पे रहते थे शिल्पी लोग, वो चले गए हों देहात की तरफ और वहाँ पे अपना कौशल फैलाया हो, ऐसा ही मान सकते हैं। आगे है, हमें सिंध, पंजाब और हरियाणा की नगरोत्तर काल की स्थिति के बारे में काफ़ी जानकारी नहीं है। तो इसके बारे में काफ़ी जानकारी नहीं है, किसके? सिंध, पंजाब और हरियाणा की जो नगरोत्तर काल थी। आगे कह रहा कि सिंध क्षेत्र के भीतर हम खेतिहारों की बस्तियां तो पाते हैं, लेकिन पूर्व काल की संस्कृति के साथ साथ उनका संबंध स्पष्ट नहीं होता। पूर्व काल की संस्कृति के साथ उनका संबंध स्पष्ट नहीं होता। हमें स्पष्ट और पर्याप्त जानकारी की अपेक्षा है। हम ऐसा मान रहे हैं कि हो सके हमको आगे चल के इसकी स्पष्ट जानकारी मिल जाए। किसके बारे में? जो सिंधु क्षेत्र के भीतर जो खेतिहार बस्तियां थी उसके बारे में। आगे है हड़प्पा संस्कृति की नगरोत्तर अवस्था, इसके बारे में समझते हैं। हड़प्पा संस्कृति शायद 1900 ईसा पूर्व तक जीती जागती रही। बाद में इसकी नगरीय अवस्था लुप्त सी हो गई। फिर कह रहा कि परिपक्व संस्कृति के परिचायक थे क्या क्या? सुव्यवस्थित नगर, निवेश, व्यापक स्तर पर ईंटों की संरचनाएं, लेखन कला, मानक बाट माप, दुर्ग नगर और निम्न स्तरीय शहरों के बीच अंतर। निम्न स्तरीय शहरों के बीच अंतर मतलब उच्च नीच का अंतर। कांसे के औजारों का इस्तेमाल और काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड का निर्माण। तो ये सब कहाँ की विशेषताएं थी? ये सब परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के विशेषता थी। फिर उसके बाद कह रहा इसकी शैलीगत एक रूपता समाप्त हो गई और शैली में भारी विविधता आ गई। मतलब इसमें जो यूनिटी थी, एक जैसे लोग जो मतलब वहाँ के मृदभांड थे और जो मोहरे थे वो एक जैसी थी। अब उसमें क्या हो गई कि भिन्नता आ गई, एक रूपता समाप्त हो गई। उसके बाद कह रहा है कि नगरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के कुछ लक्षण। किसके बारे में कह रहा है कि नगरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के कुछ लक्षण कहाँ कहाँ पे? पाकिस्तान में, मध्य एवं पश्चिमी भारत में तथा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देते हैं। तो ये सब जगह पे नगरोत्तर हड़प्पा संस्कृति दिखाई देते हैं। फिर कह रहा है कि इनका काल लगभग 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक हो सकता है। किसके बारे में कह रहा है कि नगरोत्तर हड़प्पा संस्कृति का काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक हो सकता है। आगे समझते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की नगरोत्तर अवस्था को उप सिंधु संस्कृति भी कहते हैं। तो देखिए नगरोत्तर अवस्था को क्या बोलते हैं? उप सिंधु संस्कृति भी कहते हैं। फिर पहले इस संस्कृति को
हड़प्पोत्तर बताया जाता था, पर अब यह उत्तर हड़प्पा संस्कृति के नाम से अधिक जाना जाता है। पहले इसको हड़प्पोत्तर संस्कृति कहते थे, लेकिन अब इसको उत्तर हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। फिर उत्तर हड़प्पा संस्कृतियाँ मूलतः ताम्र पसाड़िक हैं, जिनमें पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग होता था। इनमें धातु के ऐसे ही उपकरण बनते थे जिनकी ढलाई आसान है। तो देखिए, जो हड़प्पोत्तर या फिर कह सकते उत्तर हड़प्पा संस्कृतियाँ थी, वो ज़्यादातर तांबे और पत्थर के औजार यूज करते थे और धातु का ऐसा ही उपकरण बनाते थे जिनकी ढलाई आसानी से हो सके, यानी जिनको ढालना आसान हो, या फिर ऐसा शेप लेते थे जिनकी ढलाई आसानी से किया जा सकता हो। फिर आगे समझते हैं। फिर भी कुल्हाड़ी, छेनी, कंगन, वक्र, अस्तूरा, बंसी और बरछा मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें मिलती हैं कहाँ पे? उत्तर हड़प्पा की बात हो रही है। उसके बाद ताम्र पसार संस्कृति के लोग हड़प्पा संस्कृति की उत्तर अवस्था में गांवों में बस गए और खेती, पशुपालन, शिकार और मछली पकड़ने का धंधा करने लगे। तो यही सब जो थे ताम्र पसार संस्कृति के लोग, यही फिर क्या हुआ, गांव में जाके बस गए और वहाँ पे खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने का धंधा करने लगे। आगे है, शायद देहातों में धातु संबंधी तकनीकी जानकारी के फैलने से खेती करने और बस्तियां बन पाने में सहूलियत हुई। गुजरात के प्रभास पाटन जिनको सोमनाथ भी कहते हैं, और रंगपुर जैसे कुछ स्थान तो हड़प्पा संस्कृति के मानो औरस पुत्र हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो देहात में धातु संबंधी तकनीक जब फैली तो वहाँ पे खेती करना आसान हो गया, क्योंकि मेटल के जो हल वगैरह बनते थे, जो औजार बनते थे, उनसे खेती करना आसान हो जाता था। अब वही कह रहा है कि गुजरात के प्रभास, पाटन, सोमनाथ और रंगपुर जैसे कुछ स्थान तो हड़प्पा संस्कृति के मानो औरस पुत्र हैं। औरस पुत्र का मतलब ये कह सकते हैं कि जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता थी, उन्हीं के पूर्वज टाइप के थे। कौन से? जो देहात में गए थे, तो उनके लक्षण उसी टाइप के रहते थे, उनका रहन सहन, इसलिए कह रहे हैं कि उनके औरस पुत्र के टाइप के थे, यानी जो कला उनके पास थी वो कला वो लोग ले गए थे देहात में भी। आगे समझते हैं। किंतु उदयपुर के निकटवर्ती आहार में हड़प्पाई तत्व कुछ एक ही पाए गए, कम पाए गए हैं। कहाँ पे? उदयपुर के जो आहार हैं वहाँ पे। फिर कह रहा कि गिलुंद में जो आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र जैसा लगता है, ईंटों की संरचनाएं भी मिली हैं, जिन्हें लगभग 2000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा जा सकता है। तो गिलुंद, देखिए गिलुंद क्या कह रहा है कि जो आहार संस्कृति का केंद्र माना जाता था, गिलुंद में ईंटा जो मिला है, ईंट जो मिले हैं, वो कह रहा है कि 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में रखा जा सकता है। हालांकि पकाई हुई ईंटों के मिलने की खबर भगवानपुरा की उत्तर हड़प्पाई अवस्था के बारे में दी गई है, पर ईंटों वाले स्तर का काल निर्धारण संदेहप्रस्त है। किसके बारे में कह रहा है? कि भगवानपुरा एक जगह है, वहाँ पे उत्तर हड़प्पाई अवस्था के बारे में दी गई है, पर ईंटों का काल निर्धारण नहीं हो पा रहा है। संदेहप्रस्त का मतलब है कि डिटेल जानकारी नहीं है उसके काल के बारे में। आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के लाल किला के गैरिक मृदभांड OCP स्थल पर बंद ईंटें मिले हैं। कहाँ की बात कर रहा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो बुलंदशहर है वहाँ पे लाल किला के गैरिक मृदभांड या OCP कहते हैं इसको, स्थल पर बंद ईंटें मिले हैं। फिर भी हड़प्पाई तत्व का प्रभाव मालवा की उस ताम्रपाषाण संस्कृति लगभग 1700-1200 ईसा पूर्व, जो मालवा की ताम्रपाषाण संस्कृति है उसको बताया जा रहा है कि उसका काल 1700 से 1200 ईसा पूर्व। फिर कह रहा है कि पर जिसकी सबसे बड़ी बस्ती नौदा टोली में है, बहुत कम है। देखिए, हड़प्पाई तत्व का प्रभाव कह रहा है कि नौदा टोली में बहुत कम है। फिर कह रहा है कि जोरवे स्थलों पर भी जो तापी, गोदावरी और भीमा की घाटी में पाए गए हैं, यही बात लागू होती है। देखिए, जोरवे में भी जो पाई गई है सभ्यता, वहाँ पे भी हड़प्पाई सभ्यता का प्रभाव कम देखा गया है। आगे समझते हैं। जोरवे बस्तियों में सबसे बड़ी है दैमाबाद की बस्ती, जो करीब 22 हेक्टेयर में बसी है और जहाँ 4000 आबादी हो सकती है। इसका स्वरूप आद्य नगरीय कहा जा सकता है।
लेकिन अधिकांश जोरवे बस्तियां गांव ही है। तो जोरवे बस्तियों के बारे में कह रहा है कि जो दैमाबाद की बस्ती है, जोरवे में जो सबसे बड़ी बस्ती दैमाबाद की है, वहाँ 22 हेक्टेयर में बसी है और 4000 की आबादी हो सकती थी। फिर कह रहा है कि इसका स्वरूप आद्य नगरीय, आद्य नगरीय मतलब नगरीय से भी पुराना कहा जा सकता है, लेकिन अधिकांश जोरवे बस्तियाँ गांव ही है। तो वहाँ ज़्यादातर गांव का है, नगरीय बहुत कम दिखा, इसलिए उसको आद्य नगरीय कह दिए। आगे समझते हैं। फिर कह रहा है कि नगरोत्तर हड़प्पाई बस्तियाँ स्वात घाटी में मिली हैं। यहाँ वे लोग पशुचारण के साथ साथ अच्छी खेती और पशुपालन भी करते थे। तो कहाँ की बात हो रही? स्वात घाटी। यहाँ जो हड़प्पाई बस्तियाँ मिली हैं वो लोग पशुचारण के साथ साथ अच्छी खेती भी करते थे, यानी पशुपालन भी करते थे और खेती भी अच्छी तरीके से करते थे। फिर कह रहा है कि वे मंद चाल वाले चाक पर बने काला धूसर मृत भांडों का प्रयोग करते थे। तो कैसे वे? मंद चाल मतलब धीमी गति से चलने वाले चाक पर बने काला धूसर मृत भांड का प्रयोग करते थे। ये मृत भांड ईसा पूर्व 3री सहस्राब्दी और उसके बाद के उन मृत भांडों से मिलते हैं जो उत्तरी ईरान के पठार से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से? उत्तरी ईरान के पठार से जो प्राप्त हुए हैं वहाँ के मृत भांड से ये मिलती है, 3री सहस्राब्दी के। आगे देखते हैं। स्वात घाटी के निवासी भी चाक पर लाल पर काले रंग वाले मृत भांड तैयार करते थे, जो आरंभिक नगरोत्तर काल के मृत भांडों से निकट संबंध जताते हैं। तो कहाँ के? स्वात घाटी के लोग कैसे मृत भांड तैयार करते थे? चाक पर, वो भी कैसे? लाल पर काले रंग वाले मृत भांड तैयार करते थे। और उसके बाद कह रहा है कि जो आरंभिक नगरोत्तर काल है उससे वो निकट संबंध जताते हैं, मतलब उसी की तरह दिखते हैं। इनसे प्रकट होता है कि हड़प्पा से संबंध नगरोत्तर संस्कृति से इनका संबंध था। तो देखिए, मृत भांड से भी पता लगाया जा सकता था कि किसका संबंध किस काल के साथ था और वहाँ के लोग किससे संबंध रखते थे, क्योंकि जिस टाइप का एक टाइप का मृत भांड अगर अलग अलग जगह पे पाया जा रहा है तो इसका मतलब कि वो लोग एक ही काल के संस्कृति थे। तो वही कह रहा कि हड़प्पा से संबंध नगरोत्तर संस्कृति से इनका संबंध था, किनका? स्वात घाटी के लोगों का। फिर इसलिए स्वात घाटी को उत्तर हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी छोर माना जाता है। तो उत्तर हड़प्पा संस्कृति वाले से इनका संबंध था, तो उसको उत्तरी छोर कह दिए क्योंकि उसके उत्तर में पड़ते थे ये लोग। फिर आगे देखते हैं। भारत स्थित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू में कई उत्तर हड़प्पा स्थलों की खुदाई हुई है। इनमें जम्मू में मांडा, पंजाब में चंडीगढ़ और संघोल, हरियाणा में दौलतपुर और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और हुलास उल्लेखनीय है। तो ये सब जगह पे उत्तर हड़प्पा संस्कृति देखा गया, इनकी खुदाई हुई। आगे समझते हैं। जान पड़ता है कि हड़प्पाई लोगों ने चावल की खेती तब शुरू की जब वे हरियाणा में दौलतपुर और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में हुलास पहुँचे। रागी उत्तर भारत के किसी भी हड़प्पा स्थल में अभी तक नहीं देखा गया। रागी भी एक अनाज होता है, तो उत्तर भारत के जो हड़प्पा स्थल है उसमें नहीं देखा गया है। और चावल की खेती कब शुरू हुई? हरियाणा में दौलतपुर और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में, जब वे लोग हुलास पहुँचे। आगे समझते हैं। फिर देखिए, कह रहा है कि आलमगीरपुर में उत्तर हड़प्पाई लोग संभवतः कपास भी उपजाते थे, जैसा कि हड़प्पा के मृत भांडों पर मिले कपड़ों की छाप से अनुमान लगाया जा सकता है। तो आलमगीरपुर में जो मृत भांड मिले हैं उनमें कपड़ों की छाप है, तो उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वे लोग कपास उपजाते थे। कहाँ की बात हो रही है? आलमगीरपुर में जो उत्तर हड़प्पाई लोग थे, उत्तर हड़प्पाई लोग, उनकी बात हो रही है। फिर कह रहा है कि उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के उत्तर हड़प्पा स्थलों में जो चित्रित हड़प्पाई मृत भांड पाए हैं उनमें आकृतियाँ अपेक्षाकृत सरल हो गई हैं, हालांकि कुछ नए पात्र प्रकार भी मिलते हैं। अब देखिए, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र का जो उत्तर हड़प्पा है उसके बारे में कह रहा है कि जो चित्रित हड़प्पाई मृत भांड हैं उनमें आकृतियाँ क्या हो गई? सिंपल हो गई, अपेक्षाकृत सरल हो गई, मतलब सिंपल चित्र बनने लगे। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि कुछ नए पात्र प्रकार भी मिले, यानी कुछ नए टाइप के मृत भांड भी मिले हैं। फिर आगे कह रहा है कि कुछ उत्तर हड़प्पा पात्र प्रकार भगवानपुरा के चित्रित धूसर मृत भांड अर्थात पेंटेड ग्रेवेयर PGW अवशेषों से सम्मिश्रित पाए गए हैं, लेकिन इस काल में हड़प्पा संस्कृति
पूर्ण विघटन की अवस्था में आ चुकी प्रतीत होती है। तो देखिए भगवानपुर के बारे में कह रहा है कि जो भगवानपुर में हड़प्पा पात्र प्रकार मिले हैं वो चित्रदूषण मृदभांड अर्थात पेंटेड ग्रेवेयर PGW तो इस टाइप के हैं। उसके बाद कह रहा है कि इस समय हड़प्पा अपने विघटन की अवस्था में आ चुकी थी, हड़प्पा संस्कृति। आगे समझते हैं। फिर आगे कह रहा है कि उत्तर हड़प्पा अवस्था में लंबाई मापने की कोई वस्तु नहीं पाई गई है। गुजरात के उत्तर काल में पत्थर के घनाकार बाट और पकी मिट्टी की पिंडिकाएँ नहीं मिलते हैं। आमतौर से सभी उत्तर हड़प्पा स्थलों में मानव मूर्तिकाओं और वैशिष्ट सूचक चित्रकृतियों का अभाव है। नगरोत्तर अवस्था में पहुंचने पर पश्चिमी एशिया के केंद्र से हड़प्पाई का व्यापार समाप्त हो गया। इसका मतलब समझते हैं। देखिए उत्तर हड़प्पा के बारे में ये कह रहा है कि वहाँ पे लंबाई मापने का कोई वस्तु नहीं मिला और ना ही घनाकार बाट मिला है। कहाँ पे? गुजरात के उत्तर काल के जो पत्थर के बाट वो नहीं मिले हैं और ना ही पकी मिट्टी की जो पिंडिकाएँ होती हैं जिसको टेराकोटा केक कहते वो भी नहीं मिला है। फिर कह रहा है कि आमतौर से सभी उत्तर हड़प्पा स्थलों में मानव मूर्तिकाएँ और वैशिष्ट सूचक चित्रक्रिया का अभाव है। तो देखिए मानव जो मूर्तिकाएँ होती थी, जो मानव मूर्तिकाएँ मतलब मानव की जो मूर्ति होती थी वो भी नहीं देखा गया उत्तर हड़प्पा में। और चित्रकृतियाँ भी, वैशिष्ट सूचक चित्रकृतियाँ जो होती हैं मतलब जो किसी विशेष चीज़ को दर्शाती हैं, ऐसा कोई चित्रकारी भी नहीं दिखा गया है। किसमें? उत्तर हड़प्पा में। फिर देखिए नगरोत्तर अवस्था में पहुँचते पहुँचते पश्चिम एशिया केंद्र से हड़प्पाई का व्यापार समाप्त हो गया। तो देखिए नगरोत्तर अवस्था में पहुँचते पहुँचते क्या हो गया? देखिए नगरोत्तर अवस्था में पहुँचने पर पश्चिम एशियाई केंद्र से हड़प्पाइयों का व्यापार समाप्त हो गया। जो पश्चिम एशियाई से व्यापार होता था वो अब समाप्त हो गया। कब? नगरोत्तर अवस्था में पहुँचते पहुँचते। फिर आगे कह रहा है कि लाजवर्द मणि तथा तांबे और कांसे के पत्र व्यापार वस्तुएं या तो लुप्त हो चुके थे या विरल हो चुके थे। तो देखिए जो नीले पत्थर थे, लाजवर्द मणि थे, वो भी नहीं मिली और तांबे और कांसे के पत्र व्यवहार जो वस्तुएं थे, जो यूज होने वाले वस्तुएं थे, वो भी विलुप्त हो गई थी। कहाँ की बात हो रही है? उत्तर हड़प्पा की बात हो रही है। फिर यह सब स्वाभाविक था क्योंकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में उत्खनित अधिकांश उत्तरकालीन हड़प्पा स्थल देहाती बस्तियाँ थीं। तो देहाती बस्ती होने के नाते ये सब चीज़ें नहीं मिली। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी में नए लोगों का आगमन, इसके बारे में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।